दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 अगस्त 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। नीतीश कुमार पाला बदल करके महागठबंधन में सवार हो गए हैं। जब बिहार में अब नीतीश तेजस्वी की सरकार है, कल तक सरकार में बैठी बीजेपी अब विपक्ष की भूमिका में है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमित शाह और जेपी नड्डा 15 सितंबर से पहले बिहार आ सकते हैं। इस बार दोनों नेता बिहार के सीमांचल क्षेत्र का दौरा करेंगे। इसके साथ ही वे पूर्णिया में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पिछली बार जब दोनों नेता पटना पहुंचे थे तब बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ गया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान तब विपक्ष समेत तत्कालीन सहयोगी पार्टी जेडीयू को भी नागवार गुजरा था। कहा जा रहा है कि उस बयान का रिएक्शन है नीतीश कुमार का महागठबंधन में शामिल होना। बीजेपी के दोनों नेताओं के बिहार दौरे की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में चल रही प्रमुख योजनाओं में कौशल विकास योजना में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया है। श्रम संसाधन विभाग के बिहार कौशल विकास मिशन योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बीजेपी पार्टी कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि श्रम संसाधन विभाग के बिहार कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के तहत 2016 में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में MKCL गुण का चयन किया गया था, जहां प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार की जानकारी देने के लिए प्लेसमेंट पोर्टल का भी प्रावधान था। लेकिन 3 सालों तक इनका कोई भी प्रावधान नहीं करके करोड़ों रुपए प्राप्त किए गए और जनवरी 2020 में पोर्टल खोला गया, जिसके दौरान लगातार गलत सूचना देकर के विभागीय पदाधिकारियों की मिली भगत से सरकारी राशियों का गबन किया जा रहा है और 5 सालों में मात्र 10 से 20% छात्राओं को ही प्रशिक्षित किया गया, जबकि KYP सेंटर को प्रशिक्षण पूरा करने पर भुगतान किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार में सगाई से पहले ही हंगामा हो गया। दरअसल बिहार के कटिहार में सगाई से ठीक पहले दूल्हे के घर वाले की तरफ से दुल्हन के घर वालों को दहेज की रकम पूरी करने की डिमांड की। या दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर लड़के वाले बारात लेकर के नहीं पहुंचे, जिसे रस्म रोक दी गई। फिलहाल दुल्हन के परिवार वालों ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। यह पूरा मामला बिहार के कटिहार जिले के कोरा थाना क्षेत्र का है, जहां सगाई का एक मामला खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कटिहार जिले के कोरा थाना क्षेत्र के 3 पतिया गाँव की नूनिहा खातून की शादी मोहम्मद साहबुद्दीन के साथ 24 अगस्त को तय हुई थी। बातचीत के दौरान लड़की वालों ने अपनी हैसियत के अनुसार सामान दिए, रिश्तेदारों को निमंत्रण दे डाला और शादी की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन इस बीच 1 लाख रुपये बकाया रह गया। जब घर वालों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। इधर शादी की तारीख पहुंच गई जब दुल्हन मेहंदी लगा करके अपने दूल्हे राजा का इंतजार करने लगी कि इसी दौरान दुल्हन के घर वालों को मोबाइल पर एक कॉल आया कि दहेज की 1 लाख रुपए जल्द से जल्द भिजवा दें, नहीं तो शादी नहीं करेंगी। इस कॉल ने सबके होश उड़ा दिए और सारी खुशी मायूसी में बदल गई। जब लड़की के बारात नहीं पहुंची और फिर इस तरीके की शादी होते होते रुक गई। तो दुल्हन नूनिहा खातून बताती हैं कि वे तैयार बैठी थी लेकिन पैसे ने उसकी शादी रोक दी। जब लड़की के भाई मोहम्मद वसीर बताते हैं कि सारी तैयारियाँ धरी की धरी रह गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकार बनाने के साथ ही तेजस्वी यादव से बिहार के बेरोजगार लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष में रहते हुए सभी को सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिया था, अब तेजस्वी यादव से लोग उसे पूरा करने की मांग करने लगे हैं। जहाँ कुछ दिन पहले ही हजारों शिक्षक अभ्यर्थी पटना में प्रदर्शन कर चुके हैं। अब शनिवार की सुबह सुबह एक बार फिर से नौकरी की मांग को लेकर के सैकड़ों युवा तेजस्वी यादव के घर पहुंच गए। छात्रों की मांग है कि तेजस्वी ने कहा था अब वे उसे पूरा करने के लिए कदम उठाएं। शनिवार को तेजस्वी यादव के घर पहुंचने वालों में पशुपालन विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर चुकी महिला स्वास्थ्य कर्मी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शेखपुरा में प्रेम प्रसंग का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पूरा मामला बिहार के शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र का है। यहाँ पहले तो एक युवक ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और जब वह
गर्भवती हो गई तो फिर उसे छोड़ दिया। जब लड़की प्रेमी के साथ धोखेबाजी से काफ़ी आहत हुई और उसे सबक सिखाने का मन बना लिया। जब प्यार में धोखा खाई लड़की ने प्रेमी की शिकायत पुलिस से की। जब लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जब युवक जेल से बाहर आया तो फिर उसे पता चला है कि वह पिता बन चुका है। समाज और रिश्तेदारों के दबाव में अंत में युवक को उस लड़की से शादी करनी पड़ी जिसे उसने गर्भवती होने के बाद छोड़ दिया था। दरअसल अड़ी के सहनौरा गांव निवासी 20 साल की लड़की को उसकी चचेरी बहन के देवर जितेंद्र कुमार ने प्यार के जाल में फंसाया था। जब दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी तो दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे। इस बीच लड़की गर्भवती हो गई। जब उसने इस बात की जानकारी अपने प्रेमी जितेंद्र को दी। जब इस बात की जानकारी मिलते ही जितेंद्र लड़की से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जब लड़की ने जब उस पर शादी का दबाव बनाया तो फिर वह शादी से मुकर गया और लड़की से मिलना जुलना तो दूर की बात करना भी बंद कर दिया। जब प्रेमी की इस धोखाधड़ी से नाराज लड़की ने पुलिस से इसकी शिकायत कर डाली। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस बीच लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया और जैसे ही प्रेमी जेल से छूट करके वापस लौटा तो फिर समाज के दबाव में उसे लड़की से शादी करनी ही पड़ी। तो दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपने 2 दिवसीय प्रवास में अररिया पहुंच गए हैं। अररिया के नरपतगंज में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का सांसद प्रदीप सिंह समेत दर्जनों भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर नित्यानंद राय ने कहा है कि आज और कल वे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। साथ ही आज और कल मंत्री नित्यानंद राय मंडल प्रभारी और सभी मंचों के नेताओं के साथ भी संवाद करेंगे और सभी विधानसभा क्षेत्र का कल भ्रमण भी करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की भागीदारी हैं। एक सर्वे में ये भी सामने आया है कि वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। आज दुनिया भी मानती है कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ये सब नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है। नित्यानंद राय ने कहा कि दुनिया भी आज नरेंद्र मोदी के बताए रास्ते और संदेश पर चलने को तैयार हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति को लेकर के सीएम नीतीश कुमार के अच्छे दोस्त रहे सुशील मोदी को उनकी चिंता सताने लगी है। ये चिंता नीतीश कुमार को उनकी सबसे प्यारी सीएम की कुर्सी को लेकर के है, जिस पर अब जल्द ही आरजेडी का कब्जा हो सकता है। आज पटना सिविल कोर्ट में एक मामले में गवाही देने पहुंचे सुशील मोदी ने बताया है कि कैसे आने वाले समय में नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके आरजेडी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज विधानसभा स्पीकर पर अपनी पार्टी के नेता को बैठा करके राजद ने इसकी शुरुआत कर दी है। सुशील मोदी ने बताया है कि वर्तमान आरजेडी और उनकी सहयोगी पार्टियों की सभी सीटों को मिला दिया जाए तो सरकार बनाने के लिए 5-6 सीटों की आवश्यकता होगी, जिसमें 2 सीटों पर उपचुनाव में अगर वे जीत जाते हैं तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। या कुछ सीटें वे मांझी को अपने पाले में मिला करके पूरी कर लेंगे। 1-2 सीटें कम भी होगी तो फिर वे उसे दूसरी पार्टी से तोड़ करके पूरा कर सकते हैं। क्योंकि स्पीकर के पद पर आरजेडी ने अपना नेता बैठा दिया है, इसीलिए उसकी मेंबरी को खत्म नहीं कर सकता है। सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में सह और मात का खेल चल रहा है, जिसमें एक तरफ नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द IRCTC घोटाले का ट्रायल जल्द शुरू हो ताकि तेजस्वी जेल चले जाए, इसलिए वे बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं ताकि वे आरजेडी को तोड़ सके। वहीं राजद ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। सुशील मोदी ने इस दौरान लालू प्रसाद की तारीफ करते हुए कहा कि वे नीतीश कुमार को समझ चुके हैं। वे जानते हैं कि नीतीश जी कभी भी पाला बदल सकते हैं, इसीलिए लालू जी ये कोशिश करेंगे कि जदयू को तोड़ दिया जाए। मुझे लगता है कि आरजेडी के लिए ये ज़्यादा आसान होगा। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यानी कि CPI-ML ने शुक्रवार को बिहार में महागठबंधन सरकार से कहा है कि वह बिहार में बीजेपी नेताओं के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करें। CPI के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने मांग की है कि बिहार में बीजेपी नेताओं की गलत तरीके से बनाई गई संपत्ति पर एक श्वेत पत्र लाना चाहिए ताकि इस धारणा को खारिज किया जा सके कि केवल विपक्षी दल ही भ्रष्ट हैं। जब मीडिया से बात करते हुए अतुल अंजान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि वे सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण करने वाले बीजेपी नेताओं से संबंधित निर्माण की पहचान करें और उन्हें गिराएं। अब बीजेपी के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही CPI नेता ने कहा है कि अगर नीतीश और तेजस्वी ऐसा करने से रोकते हैं तो हम इसे उनकी ओर से नैतिक साहस की कमी के रूप में लेंगे। CPI नेता ने कहा कि उनकी पार्टी अन्य वाम दलों और फिर CPI से इतर राज्य के कैबिनेट में शामिल होने के लिए अभी भी तैयार है।
दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जहां उन्होंने शुक्रवार को 5 पेजों का त्याग पत्र भेज दिया है, पार्टी को भेज दिया है। जहां इस त्याग पत्र में राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद और राहुल गांधी पहले भी आमने सामने आ चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के करीबी थे, जिन्होंने उनकी सलाह सुनी। हालांकि जब राहुल गांधी ने सीधे फैसला लेना शुरू किया तो फिर आज़ाद को पार्टी में दरकिनार कर दिया गया। उनकी हाल ही में ये शिकायत थी कि आज़ाद से अगले कांग्रेस अध्यक्ष को चुनने के लिए सलाह नहीं ली गई थी। जून में सोनिया गांधी ने पार्टी में नंबर 2 की पेशकश की थी, लेकिन आज़ाद ने मना कर दिया था। सूत्रों ने कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने सोचा था कि वे पार्टी में नंबर 2 बन सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सका, जिसके पीछे राहुल गांधी को ही माना गया है। आज़ाद राज्यसभा में 2014 से 2021 तक विपक्ष के नेता रहे हैं और इस दौरान राहुल गांधी के साथ आज़ाद के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ाद की विदाई में अपने भाषण के दौरान उनकी प्रशंसा की थी, जबकि आज़ाद के लिए पद्म भूषण पुरस्कार ने स्थिति को और खराब कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने खुद को ठगा महसूस कर रही है। जहां नीतीश ने बीजेपी को जिस तरीके से झटका दिया है और लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव में पटखनी देने की बात कर रहे हैं, उसे देखते हुए बीजेपी ने भी काउंटर प्लान तैयार कर लिया है। जहां बिहार में बीजेपी के लिए रणनीति बनाने और फिर उसे एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने अपने कंधे पर ले ली है। अमित शाह अगले महीने बिहार मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बीजेपी को कैसे बिहार में मजबूत बनाया जाए और किस एजेंडे के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव में पुराना प्रदर्शन दोहराया जाए, इसको लेकर के अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार का रुख करने वाले हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह की जोड़ी इसकी शुरुआत बिहार के सीमांचल वाले इलाके से करने जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आज से अगले 3 दिन तक अच्छी बारिश होने के आसार हैं। उत्तर बिहार के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश और दक्षिण बिहार में सामान्य से मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि आईएमडी वैज्ञानिकों का कहना है कि सामान्य रूप से पूरे बिहार में जबरदस्त ठनका गिरने की आशंका है। इसको लेकर के लोगों को सलाह दी गई है कि वे बारिश के समय पूरी तरीके से सतर्क रहें। बात करते हैं कि बारिश कहां कहां होगी, तो आईएमडी पटना के मुताबिक हिमालय के तलहटी वाले इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। जब विशेष रूप से पश्चिमी पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल हिमालय के तलहटी से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसकी वजह से मानसून अचानक एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। जब बिहार के लिए ये बारिश अहम होगी, क्योंकि अवर्षा की स्थिति झेल रहे बिहार की खेती के लिए ये वरदान साबित हो सकती है। खेतों में खरीफ फसलों में सिंचाई होगी, साथ ही जो खेत खाली छूट गए हैं उनमें रबी की खेती के लिए नमी भी हासिल हो सकेगी। बिहार में 35 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं 3 जिलों अररिया में 964, किशनगंज में 1227 और सुपौल में 669 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसे सामान्य माना गया है। हालांकि यहाँ भी सामान्य से कम यानी कि 20% कम बारिश हुई है। अगर पूरे बिहार की बात करें तो यहाँ अभी तक सामान्य से 41% कम 435 मिलीमीटर बारिश हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पुलिस की नौकरी करने वालों के लिए एक खास खबर है। सरकार ने बिहार पुलिस सेवा के लिए अब ट्रांसफर पॉलिसी यानी कि तबादला नीति में बदलाव कर दिया है। बिहार पुलिस में सिपाही से इंस्पेक्टर तक के लिए पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर को लेकर के पॉलिसी तय कर दी गई है। इसके मुताबिक अब पुलिसकर्मियों के जिला और रेंज टर्म पूरा होने के आधार पर ट्रांसफर के लिए पहले से चॉइस ऑप्शन मांगे जाने का नियम खत्म कर दिया गया है। अब पुलिसकर्मियों से उनकी पोस्टिंग को लेकर के चॉइस नहीं मांगी जाएगी। तबादला नीति में इसके अलावा भी कई तबादला किए गए हैं। जब बिहार पुलिस की नई ट्रांसफर पॉलिसी में तय किया गया है कि अगर पति पत्नी दोनों बिहार पुलिस में कार्यरत है तो फिर प्रयास होगा कि दोनों की पोस्टिंग एक ही जगह पर रहे। हालांकि इस दौरान उनका ट्रांसफ़र गृह जिले के साथ साथ ऐसे जिले में नहीं किया जाएगा जहां वह पहले से तैनात रह चुके हैं। इतना ही नहीं, जिला और रेंज पीरियड का नियम भी इन पर लागू होगा। जब पुलिस कपल को एक स्थान पर पोस्टिंग के लिए संयुक्त आवेदन करना होगा। ट्रांसफ़र को लेकर के पुलिस दंपत्ति अपने सेवा काल में अधिकतम 2 बार ही आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में दशहरा और दीपावली के बीच होंगी। नगर पालिका चुनाव के लिए 10 और 20 अक्टूबर को 2 चरणों में मतदान हो सकता है। दशहरा के बाद और दीपावली से पहले 2 चरणों में नगर पालिका चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर के तैयारियां अंतिम चरण में है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि पहले चरण के मतदान के लिए 8 अक्टूबर तक बैलेट पेपर में मत
पत्र लगा करके तैयार कर लें। या साथ ही दूसरे चरण में उपयोग आने वाले ईवीएम में 18 अक्टूबर तक बैलेट यूनिट मतपत्र के साथ तैयार करने को कहा गया है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को विजयदशमी है, जबकि 24 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत सरकार से बिहार को ज़रूरत के अनुसार खाद यूरिया नहीं मिल पा रहा है। जहां अगस्त माह बीतने को है, लेकिन आपूर्ति आवंटन के मुकाबले में 35% कम मिला है। केंद्र ने अगस्त के लिए बिहार का कोटा 13 लाख टन निर्धारित किया गया था, आपूर्ति 9 लाख टन की हो गई है। जब करीब 3 लाख टन कम आपूर्ति होने के कारण राज्य में यानी कि बिहार में कुछ जगह उर्वरक की कमी की शिकायतें मिल रही है। हालांकि कृषि विभाग ने उर्वरक के संकट की बात से इनकार किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आने के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी के साथ साथ रोजगार देने का ऐलान किया था। इसी बीच राजधानी पटना से एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क पर एक चाय की स्टॉल लगी है जिस पर लिखा गया है महागठबंधन चाय वाला। इस स्टॉल पर नीतीश, लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप की तस्वीरें भी लगाई गई है। ये तस्वीर पटना के बेली रोड की है, जहाँ महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अब सड़क पर चाय की दुकान खोली गई है। यह खास बात तो यह है कि स्टॉल का नाम महागठबंधन चाय वाला रखा गया है। इस दुकान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री तेज प्रताप यादव की तस्वीरें ग्राहकों को अट्रैक्ट कर रहा है। यह चाय की दुकान में कस्टमर की भारी भीड़ लगी हुई है। यह दुकान ने नीतीश, लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप से अनुरोध किया है कि वे हमारे दुकान में आकर के चाय पिएं। दुकानदार ने बताया है कि चाय 10 रुपये कप बेचे जा रहे हैं, जिसे पीने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले कई दिनों से राजधानी पटना में आयुष्मान भारत योजना कार्ड का काम नहीं हो पा रहा है। आपको बता दूं कि प्रशासनिक लापरवाही और लोगों के बीच जागरूकता की कमी होने के कारण कई गरीब परिवारों तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जहां इन सब में इस कार्ड से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि पिछले 50 दिनों से किसी भी नए व्यक्ति का ये आयुष्मान भारत योजना कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। जहां इस कार्ड का इतने समय से ना बनाने का कारण है जिले में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यानी कि डीपीसी का समय पर नियुक्ति नहीं होना। तो ऐसे में अगर आप भी आयुष्मान भारत कार्ड योजना बनाने के लिए सोच रहे हैं या फिर बनाए हैं, अगर नहीं बन रहा है तो फिर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी पूरे बिहार में इसका काम चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अगले महीने से सरकारी राशन की दुकानों से 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल खरीदना पड़ेगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मुफ्त राशन बंद किए जाने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बेहताशा महंगाई से जूझती मध्यम वर्ग की जनता को कटौती करके जैसे तैसे जी रही है, लेकिन गरीब जनता अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसेगी। मुफ्त राशन और धन्यवाद मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर एक बार फिर से सिर्फ चुनावी जुमले साबित हुए। मित्रों की सरकार को देश की जनता की कोई भी फिक्र नहीं है, ये कहना है श्री राहुल गांधी जी का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे बिहार के दर्जन भर जिलों से होकर के गुजरेगा। इसके लिए गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल समेत कई जिलों में जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। जहां खबर के अनुसार ये एक्सप्रेसवे गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर के गुजरेगा। भारतमाला परियोजना 2 के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। यूपी के गोरखपुर और देवरिया में जमीन अधिग्रहण शुरू किया गया है। वहीं बिहार के करीब 9 जिलों में जल्द ही भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। आपको बता दूं कि पूर्वी चंपारण में 25 किलोमीटर, पश्चिमी चंपारण में 73 किलोमीटर, शिवहर में 16, सीतामढ़ी में 42, मधुबनी में 95, सुपौल में 32, अररिया में 49 और किशनगंज से 63 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण की संभावना है। दोस्तों एक तरफ जहां आरजेडी और भाजपा एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं और सियासी उलटफेर के बाद बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को निशाना बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से भाजपा विधायक ने अपनी तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात करके उन्हें लालू यादव पर लिखी एक पुस्तक भेंट की है। जब बिहार की सियासत में पिछले दिनों बड़ा भूचाल आया है, जब सत्ता में बैठी बीजेपी अचानक अब विपक्षी पार्टी बन गई है और विपक्षी दल महागठबंधन अब सत्ताधारी गठबंधन है। जहाँ राजद सत्ता में आई तो फिर
तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जिसके बाद अब भाजपा विपक्ष में बैठ करके तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राजद कुनबा को लगातार घेर रहे हैं। इस बीच भागलपुर के पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात करके अपनी खास फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। ललन पासवान ने अपने फेसबुक टाइमलाइन पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर की है। इसमें उन्होंने लिखा है कि तेजस्वी यादव से उन्होंने बिहार विधानसभा स्थित उप मुख्यमंत्री के कार्यालय में कक्ष में मिला। ललन पासवान ने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। जब वहीं ललन पासवान ने तेजस्वी यादव को उनके पिता लालू प्रसाद यादव के ऊपर लिखी गई एक किताब और कलम उपहार के रूप में भेंट किया है। ललन पासवान ने पीरपैंती समेत पूरे बिहार में विकास के लिए निवेदन किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ का फर्जी ट्विटर अकाउंट चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अकाउंट में मुख्यमंत्री सचिवालय के आधिकारिक लोगों का इस्तेमाल किया था, जहां उसकी पहचान पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले अरमान बशर के रूप में हुई है। राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम से फर्जी ट्विटर हैंडल चलाने के आरोप में बशर को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि ईओयू ने इस साल फरवरी में प्राथमिकी दर्ज की थी, जब पुलिस को पता चला है कि सीएमओ के कार्यालय के नाम से एक फर्जी ट्विटर हैंडल चलाया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत सभी जिलों में किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर सरकार के द्वारा 75% सब्सिडी दिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार अगर कोई किसान अपने फसलों की कटाई, बुआई, सिंचाई, जुताई, निकाई, गुराई आदि करने के लिए कृषि यंत्र की खरीदारी करते हैं तो फिर उन्हें सरकार से 75% का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत सीड ड्रिल पर अनुदान की राशि 5% अधिक यानी कि 80% निर्धारित किया गया है। वहीं अन्य उपकरणों पर किसान को 75% की सब्सिडी मिलेगी, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को अनुदान राशि में 5% का इजाफा किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा समेत सभी जिलों में रहने वाले लोग अपने जमीन के कागजात ऑनलाइन के द्वारा निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जमीन की पूरी डिटेल्स भी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के कई दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है, जिससे लोगों को जमीन के कागजात आसानी से मिल रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में अभी जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इस सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमीन के अन्य सभी दस्तावेजों को डिजिटल किया जाएगा और लोग अपने जमीन के कागजात सिर्फ एक ही क्लिक से प्राप्त कर सकेगा। जमीन का नया रसीद निकालने के लिए आप www.भूलगान.bihar.gov.in पर जाएं और यहीं से आप अपनी जमीन का नया लगान यानी कि नया रसीद निकाल सकते हैं। खतियान निकालने के लिए आप www.land.bihar.gov.in पर जाकर के आप अपने जमीन का खतियान निकाल सकते हैं। खतियान निकालने के लिए अंचल मौजा को सेलेक्ट करें और फिर जमीन की रैयत खाता नंबर या फिर खसरा नंबर से जमीन का खतियान डाउनलोड करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कार, बाइक चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने आज को पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार बिहार के भागलपुर और गया में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, जबकि पूर्णिया में आज पेट्रोल डीजल की कमी में मामूली सी तेजी देखने को मिली है। वहीं बिहार के अन्य जिलों में आज पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों को ध्यान में रखते हुए तेल कंपनियां हर दिन सुबह के समय अपने वेबसाइट पर पेट्रोल डीजल का रेट जारी करती है, जहां उसी नए रेट के अनुसार दिन भर पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना एम्स में कैंसर मैनेजमेंट सेंटर बनाया जाएगा। इसको लेकर के प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। खबर के अनुसार इस कैंसर मैनेजमेंट सेंटर का नाम एडवांस सेंटर फॉर कैंसर मैनेजमेंट रखा गया है। इसके निर्माण को लेकर के प्रस्ताव इंस्टीट्यूट के स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। इस कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद 6 महीने के अंदर इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दूं कि कैंसर मैनेजमेंट सेंटर बनने से कैंसर के मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। यहाँ मरीजों के लिए 100 बेड का भी निर्माण किया जाएगा। इससे मरीजों को इलाज कराने में आसानी होगी और ज्यादा भीड़ का सामना करना भी नहीं पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार एडवांस सेंटर फॉर कैंसर मैनेजमेंट के निर्माण के लिए अलग से भवन बनाए जाएंगे। इस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसको बनाने के लिए दिल्ली एम्स से पुडुचेरी और देश के बड़े अस्पतालों से भी मदद ली जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि भारत में मानसून का सीजन चल रहा है। इस सीजन में बरसात होती है और बरसात के कारण लोगों में कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे उन बीमारियों के बारे में जिन बीमारियों का खतरा बरसात के मौसम में बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में इन 5 बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है जो आपको हमें भी बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंगू के बारे में। तो बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा डेंगू फैलने का खतरा होता है क्योंकि बरसात के समय जगह जगह पर पानी जमा हो जाती है और उस पानी में डेंगू मच्छर जन्म लेता है। इसलिए आप बरसात के समय सावधान रहें और अपने आसपास मच्छरों को ना पनपने दें। अब बात करते हैं येलो फीवर के बारे में। तो बरसात के समय येलो फीवर का भी खतरा काफी बढ़ जाता है। डॉक्टर की माने तो एडिस एजिप्टी मच्छर के कारण येलो फीवर होता है। इसमें बुखार, मसली, उल्टी, सिर दर्द जैसी समस्या होने लगती है, इसलिए आप सावधान रहें। अब बात करते हैं चिकनगुनिया के बारे में। तो आपको बता दूं कि चिकनगुनिया भी डेंगू और येलो फीवर वाले मच्छरों के काटने से ही फैलता है। जब बरसात के समय इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इस बीमारी में बुखार, जोरों में दर्द, त्वचा पर लाल चटक्के आना आदि लक्षण दिखते हैं, इसलिए आप इससे सावधान रहें। अब बात करते हैं मलेरिया के बारे में। तो बरसात के समय मलेरिया का भी प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस बीमारी के फैलने का कारण भी मच्छर है। जहाँ ये बीमारी संक्रमित फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है, इसीलिए बरसात के समय आप सावधान रहें। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात एक कार्यपालक इंजीनियर के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। निगरानी टीम ने कार्यपालक इंजीनियर संजय कुमार राय के किशनगंज और पटना के ठिकानों पर शनिवार को छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान घर से करीब 5 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में गहने और अन्य कीमती सामान भी मिलने की संभावना है। नोटों की गिनती जारी है। निगरानी टीम ने भ्रष्ट इंजीनियर संजय राय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। शनिवार को उसके किशनगंज और पटना के दानापुर में स्थित 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई। संजय राय किशनगंज प्रभाग में तैनात है। घर से इतनी ज्यादा मात्रा में नोट देख करके एक बार तो निगरानी टीम के अधिकारी भी चौंक गए। बरामद की गई राशि करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि नोटों की पूरी गिनती होने के बाद ही सटीक राशि के बारे में पता चल पाएगा। साथ ही इंजीनियर के एक कैशियर के घर पर भी रेड की खबर सामने आ रही है। जब किशनगंज में संजय राय के आवास पर निगरानी के 13 अधिकारी मौजूद थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार ने भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया है। महागठबंधन से हाथ मिलाकर के नीतीश कुमार 8वें दफे बिहार के मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी। नई सरकार ने सदन में अपना विश्वास मत भी हासिल कर लिया है। जब बिहार विधानसभा में भाजपा अकेले पड़ गई है, बाकी सभी दल सरकार के साथ है। बिहार विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 243 है। इनमें से 2 विधायकों का निधन हो चुका है। वर्तमान में विधायकों की कुल संख्या 241 है। आने वाले दिनों में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जहां उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर उपचुनाव में आरजेडी की जीत हुई तो फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब बिहार में आने वाले दिनों में फिर से राजनीति उठापटक हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि स्थिति उसी ओर जा रही है। जब वर्तमान में महागठबंधन सरकार को 165 विधायकों का समर्थन है। हालांकि विधानसभा चुनाव में हुई वोटिंग में सरकार को 160 विधायकों का समर्थन मिला था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सुपौल जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत हो रहे वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण में प्राय भारी लूट मची है। इसमें मिट्टी भराई का कार्य मजदूर से करना है, जबकि मजदूरों से नहीं करा करके ट्रैक्टर से मिट्टी भराई कार्य किया जाता है। ऐसा ही मामला जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड के अंतर्गत करहरवा पंचायत ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 4 भैरापट्टी ग्राम में अवस्थित लगभग 5 लाख की लागत से WPU निर्माण का एवं 2,17,000 रुपए की मिट्टी भराई एवं 16 कार्य हैं। ग्रामीणों के मुताबिक मिट्टी भराई ट्रैक्टर से किया गया है, जबकि भवन निर्माण कार्य में लोकल बालू एवं 3 नंबर ईंट लगाई जा रही है। पिलर में 12 mm सरिया की यानी कि रॉड के बदले 8 mm की सरिया का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि मुख्य द्वार पर दोनों साइड 12 mm सरिया का लगाया गया है, जो दिखावे के लिए है, ताकि पदाधिकारियों को लगे कि सही कार्य किया गया है। आपको बता दूं कि भाड़ा सहित मात्र 2000 में एक ट्रेलर लोकल बालू मिल जाता है, जबकि अच्छे बालू की कीमत प्रति ट्रेलर 10 से 11,000 रुपये होता है। हर निर्माण में अच्छे बालू का इस्तेमाल किया जाना होता है, लेकिन यहाँ उसे दरकिनार किया जाता है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुग्राम के मॉल में हुई सीबीआई की रेड को लेकर के बीजेपी पर उन्हें बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस मॉल पर सीबीआई की रेड हुई है उसका हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और एक बीजेपी सांसद से संबंध है। जब पिछले दिनों उनका संबंध मॉल से बता करके उनके खिलाफ झूठा प्रचार किया गया है। ये बीजेपी की सुनियोजित साजिश थी। मॉल वाली कंपनी भी कह चुकी है कि उनका उससे कोई संबंध नहीं है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों लैंड फॉर जॉब स्कीम में आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान गुरुग्राम के एक मॉल की भी तलाशी ली गई थी। तेजस्वी यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। उसमें उन्होंने एक खबर का फोटो भी शेयर किया है जिसमें व्हाइट लैंड कंपनी द्वारा तेजस्वी यादव का मॉल से संबंधित नकारते हुए बयान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जब उस मॉल में खट्टर और बीजेपी नेताओं की संलिप्तता की बात सामने आई तो व्हाइट लैंड कंपनी कह रही है कि तेजस्वी यादव का इससे कोई संबंध नहीं है, जबकि उन्होंने पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिहार विधानसभा में सबूत पेश करके इसे बीजेपी नेताओं का बताया था। दोस्तों बात करते हैं कि बीती रात पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कार्यकाल में लूटपाट हुई है। डियर इलाके में आए नाव पर सवार अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बीती रात लगभग 3 दर्जन अपराधियों ने गंगा पथ में स्थित पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के कैंप ऑफिस को निशाना बनाया है और यहां लूट की घटना को अंजाम दिया है। जब प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अपराधी नाव पर सवार होकर के गंगा दियारा से आए और मेट्रो प्रोजेक्ट ऑफिस में लूट करके फरार हो गए। लूटपाट की घटना के बाद पटना पुलिस में हरकंप मच गया है। जब घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी के साथ अन्य पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर के मामले की छानबीन कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बदलते बिहार की तस्वीर में अब नए सीएनजी स्टेशन का नाम भी जुड़ने वाला है। इस कड़ी में राजधानी पटना को 5 नए सीएनजी स्टेशन की सौगात मिलने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सीएनजी स्टेशन परसा, खुसरूपुर, पंडारक, भूतनाथ में खोले जाएंगे। इन नए सीएनजी स्टेशन के खुलने से राजधानी पटना में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 15 से बढ़ करके सीधे 20 हो जाएगी। वहीं अन्य जिलों में भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा में एक साल में सीएनजी और पीएनजी मिलने लगेगी। जब वहीं जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, अरवल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, नवादा, शेखपुरा, जमुई में 2 साल में सीएनजी पीएनजी स्टेशन चालू करने का लक्ष्य है। राजधानी पटना में कम सीएनजी स्टेशन होने के चलते गाड़ियों, ऑटो, बसों को सीएनजी भरवाने के लिए काफ़ी लंबी लाइनों और फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाड़ियों के अनुपात में सीएनजी स्टेशन की संख्या मौजूद समय में बहुत कम है। ऐसे में घंटों लाइन में रह करके कई बार सीएनजी मिल पाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महिला और बच्चों का उत्पीड़न करने वालों पर कार्रवाई, सजा दिलाने का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। बीते 2 साल में कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग ने कार्रवाई करते हुए मानव तस्करों की कमर तोड़ दी है। जब पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को जो आंकड़े जारी किए हैं वे कमजोर वर्ग की पीठ थपथपाने वाले हैं। नाबालिगों के साथ गलत काम करने के आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत सजा दिलाई जा रही है। 2020 में बच्चों के साथ गलत काम करने वालों 32 आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया था। मात्र 126 दोषियों को सजा हुई थी। इसके उलट पिछले 7 महीने में 268 कांड में पॉक्सो की धाराएं लगाई गई, 317 को सजा हुई। यहाँ 4 लोगों को फांसी और 72 को आजीवन कारावास की सजा दिलाई जा चुकी है। अप्रैल 2022 से जून 2022 तक 53 महिलाएं, 136 नाबालिग पुरुषों को मुक्त कराया गया। 89 मानव तस्कर भी पकड़े गए। कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो फिर पॉक्सो एक्ट वाले कांड की निष्पादन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया जिला के विष्णुपद मंदिर में बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी के मंदिर में प्रवेश करने पर भाजपा ने हंगामा खड़ा किया तो फिर कांग्रेस ने एक और ही तस्वीर को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया है। जब कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को लेकर के भाजपा पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने शाहनवाज हुसैन के मंदिर के अंदर की एक तस्वीर जारी करके पूछा है कि भाजपा मंसूरी पर सवाल उठा रही है। शाहनवाज हुसैन के बारे में उसके पास कोई सफाई है या नहीं, ये सवाल है। कांग्रेस ने शनिवार को एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में शाहनवाज हुसैन एक मंदिर के अंदर यज्ञ वेदी के निकट बैठे हैं और पुजारी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने शनिवार को यह तस्वीर जारी करके कहा है कि भाजपा हिंदू विरोधी है। उन्होंने भाजपा पर हमलावर बोलते हुए कहा है कि मंसूरी को लेकर के छाती पीटने वाले भाजपा नेता ये बताएं कि पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन मंदिर में क्या कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं से पूछा है कि वे बताएं कि शाहनवाज हुसैन को लेकर के मंदिर क्यों गए। दोस्तों बात करते हैं कि एक सप्ताह से जिला का तापमान 38 से 40 डिग्री के साथ
जारी भीषण गर्मी और उमस से जहां लोग परेशान हैं, बिजली की अनियमितता लोगों को रुला रही है। शहर हो या फिर ग्रामीण, सभी क्षेत्र में 24 घंटे में से 10 से 15 घंटे ही बिजली आपूर्ति हो पा रही है। जैसे शहरी क्षेत्र में 29 की जगह 17 मेगावाट बिजली आपूर्ति के कारण 4 से 5 घंटा बिजली आपूर्ति रहने के कारण शहरवासी परेशान है। विभागीय जानकारी के अनुसार SLDC डिस्पैच सेंटर से कम बिजली आपूर्ति की बात कहकर के विभाग द्वारा रोटेशन के आधार पर सभी फीडरों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग करके सभी फीडरों को बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला को फुल लोड 79 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, परंतु महज 40 मेगावाट बिजली ही सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर से मुंगेर जिला को मिल रही है। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल प्रसाद की माने तो बिजली की समस्या राज्य स्तरीय है, यानी कि पूरे बिहार में बिजली की समस्या है, क्योंकि समूचे बिहार में पूरे बिहार को 6000 मेगावाट बिजली की जगह 4000 मेगावाट बिजली ही मिल रही है, जिस कारण कुछ दिनों से बिजली की समस्या उत्पन्न हुई है। या दूसरी ओर बिजली निर्माण करने वाली कंपनी 850 मेगावाट बिजली खपत नहीं होने के कारण सरकार को सरेंडर करने की बात कहती है। बहरहाल भीषण गर्मी में खास करके रात में बिजली नहीं रहने के कारण लोग विभाग को कोसते हुए रत जगह करने को मजबूर हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।